हेलो बच्चों। आज 7वीं कक्षा का ये जो वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्शन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट ये लेसन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे वेदर क्या होते हैं, मौसम, क्लाइमेट मतलब जलवायु, और उस जलवायु के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के बारे में, और उन परिस्थितियों में या उन जलवायु उस मौसम के अंदर किस तरह से जीव पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल पर रहते हैं या पोलर पर रहते हैं, पोलर एनिमल्स उनको बोलते हैं, कहाँ कहाँ पर रहते हैं, किस तरह से उनके अंदर चेंजेस आते हैं, वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होते हैं, जलवायु क्या होती है, मौसम क्या होता है। तो जब कभी भी हम या कोई भी जैसे कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहा हो तो हम ये कहेंगे कि भाई चलो मौसम देख लेते हैं, या मैच स्टार्ट होगा या नहीं होगा उसके लिए चलो वेदर मौसम देख लेते हैं कैसा मौसम है। कहीं बाहर जाना हो मौसम देख लो भी कैसा है, बारिश तो नहीं आने वाली है, या बहुत ज़्यादा धूप है या बहुत ज़्यादा ठंड है, कैसा मौसम है। तो वो देख करके हम क्या करते हैं, हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं अपना कहीं पर भी जाने का। जैसे गर्मी है तो हम गोवा जाएंगे, या कहीं पर जिस जगह पर ठंड होगी वहाँ पर जाएंगे, या गर्मी है या ठंड है बहुत ज़्यादा हमारे एरिया के अंदर तो हम वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर थोड़ी सी गर्मी हो। जैसे समुद्रों के किनारे पर लगभग जो जलवायु होती है हमारी वो एक जैसी होती है, तापमान एक जैसा होता है। तब हम क्या कहेंगे कि वेदर क्या होता है, हम कहेंगे द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, टेम्परेचर, ईटीसी। तो इन सब के रेस्पेक्ट में वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर हमारा उसकी कंडीशन कैसी है तो उसको हम कहेंगे कि वेदर, वो मौसम कैसा है। जैसे अगर बारिश आने वाली हो तो बारिश को भी देखेंगे, बारिश के साथ साथ उसका टेम्परेचर भी चेंज होगा, ठीक है। तो मौसम, ह्यूमिडिटी भी आएगी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी, पानी के अंदर थोड़ी सी, हवा के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर यदि थोड़ी सी हवा के साथ साथ पानी की मात्रा भी हो जाए, थोड़ी सी नमी हो जाए, तब हम उसको बोलेंगे कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिड है ये। ह्यूमिड का मतलब थोड़ी सी नम वायु, नमी वाली। टेम्परेचर, टेम्परेचर होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, इसको हम टेम्परेचर बोलते हैं, तापमान बोलते हैं। हमें ये बताता है कि हमारे वेदर के अंदर या क्लाइमेट के अंदर इतनी ठंड है या इतनी गर्मी है, उसको डिटेक्ट करके हमें एक मेजरमेंट, एक हमारे पास मेजरमेंट होता है टेम्परेचर को मापने के लिए, उसको हम बोलते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर को मापते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो और जो रेनफॉल होती है मतलब बारिश, वो कितनी तेजी से आई है या आने वाली है, तो बारिश की जो स्पीड होती है उसको मापते हैं हम। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक डिवाइस होता है हमारे पास, रेन गेज, एक फनल टाइप होता है ऊपर से, जहाँ पर हम उसके ऊपर रेन का, जो बारिश का वो पानी डालता है, और नीचे एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमें बताता है कि भाई रेनफॉल है वो कैसी है, उसको मापता है, ठीक है। क्लाइमेट, जलवायु, हम यहाँ पर रह रहे हैं, जो जीव रह रहे हैं उनके लिए क्लाइमेट कैसा है, जो जलवायु है वो कैसी है। तो ये क्या होते हैं, जैसे जलवायु का मतलब होता है कि हम 25-30 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं हमारे घर में, तो हमें पता है कि सर्दियों में कैसे मौसम होगा, गर्मियों में कैसा मौसम होगा। तो 25 साल से या 30 साल से वो मौसम बदला नहीं है। सर्दियों में जो होगा, जनवरी में एक जैसा मौसम रहेगा, हर साल जनवरी में एक जैसा मौसम रहेगा, हर साल फरवरी में एक जैसा मौसम रहेगा, हर साल मार्च में, या हर साल साल के सारे महीने के अंदर एक जैसा मौसम रहेगा, एक जैसा। जैसा कि 2018 में था, या हम कह सकते हैं कि 2018 में जैसा मौसम था जनवरी में, वैसा ही 5 साल पहले जनवरी में ऐसा ही मौसम था 5 साल पहले, ठीक है, 2013 में। तब हम उसको कहेंगे कि बहुत लंबे समय से उसका एक रिकॉर्ड, उसका एक किसका, जो हमारे डेली कंडीशंस है, हमारे डेली जो वेदर है उसका या टेम्परेचर का, उसका जो रिकॉर्ड है 25-30 साल का, जो कि बदला नहीं है, उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट, जलवायु, कि वो जलवायु कैसी है। तो 20-25 साल से एक जैसी है जलवायु, गर्मियों में एक जैसा रहेगा हर साल, ठंड में हर साल एक जैसा रहेगा। इसके लिखेंगे द एवरेज वेदर पैटर्न, एवरेज वेदर पैटर्न
टेकन फॉर अ लॉन्ग टाइम, टेकन टू ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से जो मौसम है उसका जो रिकॉर्ड लिया गया है, वो जो उसका जो एवरेज है हमारा, उसी को हम बोलते हैं क्लाइमेट, उस जगह का, उस जगह की जलवायु। ठीक है, 25-30 साल से या लॉन्ग टाइम से हम जो मौसम को रिकॉर्ड करते आ रहे हैं कि हर दिन में इतना तापमान होगा, उसका जब हम एवरेज निकाल देते हैं, औसत निकाल देते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं उस जगह की जलवायु है, उस जगह का क्लाइमेट है। ठीक है, अब सन से हमें एनर्जी किस प्रकार मिलती है? जो सूरज है वो बहुत ज्यादा, जितनी भी गर्मी होती है, सर्दियां होती है, वो सूरज की जो गति होती है या पृथ्वी की गति होती है सूरज के चारों तरफ, उसके कारण होंगी गर्मियां और सर्दियां। दिन और रात पृथ्वी की जो दैनिक गति होती है अपने अक्ष पर घूमती है, वो अपने एक्सिस पर वो रोटेट करती है, उसकी वजह से डे एंड नाइट, दिन और रात बनते हैं। और जब पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है तब गर्मियां और सर्दियां होती हैं। वो कैसे होती हैं धरती पर? क्योंकि जब पृथ्वी सूरज से दूर जाएगी तो पृथ्वी के सारे हिस्से दूर जाएंगे सूरज से, फिर भी किसी जगह पर गर्मी होगी, किसी जगह पर सर्दी होगी। या जब पृथ्वी नजदीक आएगी सूरज के तो होना चाहिए कि पृथ्वी गर्म हो, लेकिन वहां पर भी ऐसा होता है कि कुछ जगह पर गर्मियां होती हैं, कुछ जगह पर सर्दियां होती हैं। तो वो ऐसा क्यों होता है? वो पृथ्वी की अपनी सूरज के चारों तरफ जो परिक्रमा करती है, जो घूर्णन करती है, उसकी वजह से होता है ऐसा। सूरज से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, 150 मिलियन किलोमीटर हम कह सकते हैं, इसके बराबर है लगभग। सूरज की किरणें पृथ्वी तक आने में लगभग 500 सेकंड का टाइम लेती हैं। और सूरज से आने वाली जो किरणें होती हैं, हमारी जो पृथ्वी होती है, अर्थ होती है, उसके ऊपर बहुत सारी परतें होती हैं वायुमंडल की, जो कि सूरज से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती हैं। या बाहर से कोई भी वस्तु आ रही है, जैसे उल्का पिंड आता है या कोई भी और बड़ा पत्थर जो पृथ्वी के या एटमॉस्फेयर के अंदर आता है, जो धरती से टकरा करके धरती को नष्ट करने तक की शक्ति रखता है, ताकत रखता है, उसको हमारा वायुमंडल बीच में ही नष्ट कर देता है। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से वो गर्म हो जाता है, फिर आग पकड़ लेते हैं। तो सन से हमें जो एनर्जी मिलती है, चलो देखते हैं दिन और रात कैसे बनते हैं। ये है सूरज, ठीक है, और ये है अर्थ। चलो मैं ऐसा मान लेता हूं, ये है सूरज कुछ इस तरह से, और ये है अर्थ। ठीक है, अब क्या होगा कि सूरज की जो ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये पृथ्वी के ऊपर पड़ेगा सीधा। हम ऐसा मान लेते हैं कि सूरज की जो लाइट है, ये वाला हिस्सा है, ये पृथ्वी के ऊपर सीधा गिर रहा है। और एक ऐसी कंडीशन है जब ये जो सूरज है और पृथ्वी है यहां पर, इस जगह पर, ये पृथ्वी है ये वाले, और ये हिस्सा यहां पर गिर रहा है। तो यहां पर गिरेगा तो देखो क्या होगा, ड्यूरिंग समर हमारे एरिया के अंदर या हमारे देश में जब गर्मी होती है और जब सर्दी होती है, जब गर्मी होगी तब क्या होगा, सूरज हमारे बिल्कुल सामने होगा, या सूरज से आने वाली जो रेज हैं, जो किरणें हैं, वो हमारे ऊपर बिल्कुल सीधी पड़ेंगी, बिल्कुल लंबवत पड़ेंगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर पड़ेंगी, जिसकी वजह से सूरज से जितनी भी रोशनी आ रही है वो सिर्फ इतने हिस्से को गर्म करेगी। और हमें पता है कि थोड़ी चीज, कोई भी वस्तु अगर थोड़ी हो, उसको गर्म करना हो तो वो जल्दी होती है। तो धरती का जो सरफेस है, धरती की जो सतह है, वो थोड़ी सतह को गर्म करेगी, जिसकी वजह से ये ज्यादा गर्म होगी। बाकी जो हिस्से हैं, जैसे अर्थ का एक ये हिस्सा हो गया, यहाँ पर हम हैं, एक ये हिस्सा हो गया, यहाँ पर कोई और देश है, वहां पे क्या होगा, वहां पर कुछ इस तरह से पड़ेंगे सूरज की किरणें। तो उस हिस्से पर क्या होगा कि उसी रोशनी को, जो रोशनी या जो प्रकाश की जो किरणें इतने हिस्से को गर्म कर रही हैं, उसी रोशनी का या उसी हिस्से को, इस अर्थ के सरफेस का इतना भाग गर्म करना होगा। और हमें पता है कि ज्यादा हिस्से को गर्म करने में ज्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे हमारे
देश में या भारत में गर्मी तब आती है जब सूरज और पृथ्वी की दूरी मैक्सिमम हो, सबसे ज्यादा हो। जब सूरज से पृथ्वी की दूरी सबसे ज्यादा होती है तब हमारे देश में या हमारा जो एरिया है उसमें गर्मी होती है। ठीक है, बाकी जो देश बच गए जो दूसरी तरफ हैं, जिनके ऊपर प्रकाश की किरणें सीधी नहीं पड़ रही हैं, उस जगह पर क्या होगा, उस जगह पर सर्दियां होंगी उसी समय में। एक जगह पर गर्मी, दूसरी जगह पर सर्दी। इसका कारण क्या है, पृथ्वी जो होती है वो अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर थोड़ी सी झुकी हुई होती है और झुकते हुए कुछ इस तरह से घूमती है। तो उस घूमने के कारण क्या होगा, किसी एक हिस्से के कोई एक हिस्सा तो सूरज के बिल्कुल सामने आ जाएगा घूमते हुए, और जो दूसरा हिस्सा है वो थोड़ा सा दूर चला जाएगा, जिसकी वजह से सूरज की किरणें हैं वो सीधी उस हिस्से पर पड़ नहीं पाएंगी, जिसकी वजह से वहां पर सर्दी होगी। और जब सर्दियां होती हैं हमारे देश में, तब सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी कम से कम होती है, 14 करोड़ किलोमीटर, इतनी दूरी होती है। तो ऐसे होती है मौसम में परिवर्तन या वेदर चेंज, ऐसे होता है। ठीक है, हम जो वेदर पढ़ रहे हैं, यहाँ पे होंगी गर्मियां और इस तरह से होंगी सर्दियां। आपने देखा होगा कभी भी सर्दियों में सूरज अपने सिर के ऊपर नहीं आता है। सिर के ऊपर क्यों नहीं आता है, तो इसका कारण यही है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ी सी झुकी होती है और इस तरह से घूमती है, तो सूरज हमें दक्षिण दिशा की तरफ से जाता हुआ दिखाई देता है। कभी भी वो उत्तर दिशा में हमको, नॉर्थ डायरेक्शन में हमको नहीं दिखेगा सन। जो धरती है, जैसे सन तो एक जगह पर है, टिका हुआ है, हमको सन घूमता हुआ दिखाई देता है। एक्चुअल में होता है क्या है, सूरज एक जगह पर है और धरती ऐसे घूम रही है इस तरह से। तो हम जब इस जगह पर हैं, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो हमें ये लगेगा सूरज हमारे ऊपर आ गया, और ऐसे चले जाएंगे तो बिल्कुल दूर चले जाएंगे तो सूरज खत्म हो गया, मतलब अब रात हो गई है। तो इस तरह से ये घूमते हैं। और सूरज भी अपने 8 ग्रह के साथ किसी और बड़े पिंड का चक्कर लगाता है। इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो स्थिर हो, सारी चीजें घूमती रहती हैं। उसके बाद क्योंकि हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी की ये जो साइड होती है ऊपर और नीचे वाली, इनको बोलते हैं पोलर पोल्स, जैसे नॉर्थ और नीचे वाला साउथ। और जो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन होती है, ईस्ट और वेस्ट, ये जो 2 डायरेक्शन होती हैं, ये डायरेक्शन इनको बोलते हैं ट्रॉपिकल लेवल, ट्रॉपिकल। ठीक है, ट्रॉपिक्स ये होते हैं पोल और ये होते हैं ट्रॉपिक्स। तो ट्रॉपिक्स के ऊपर क्या होगा, मीडियम गर्मियां भी होंगी और सर्दियां भी होंगी, दोनों होंगी। लेकिन पोल्स पर क्या होगा, या हम ट्रॉपिक्स पर कह सकते हैं कि लगभग 24 घंटे का, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात ऐसे होते हैं, मतलब 24 घंटे का एक दिन होता है। इसमें क्या होगा, पोल्स के ऊपर केवल एक दिन गुजरने में 6-6 महीने लग जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी क्या होती है अपने एक्सिस पर रोटेट करेगी, तो ये हिस्सा हमेशा पृथ्वी के सूरज के सामने रहेगा, और जब ये घूमेगी तो ये हिस्से के ऊपर कभी से भी सूरज की रोशनी नहीं जाएगी। कब तक, जब तक सूरज जो पृथ्वी है वो घूम करके उसकी साइड सूरज के दूसरी तरफ नहीं आ जाती। तब क्या होगा, तो वो दूसरी तरफ चली जाएगी और लगभग 6 महीने तक यहाँ पर रात रहेगी पोल्स के ऊपर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर। तो पोल्स में और रहने वाले जो जीव होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और ट्रॉपिक्स पर जो जीव रहते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे।